छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट है। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां संसद में जारी गतिरोध पर मायावती ने एक पोस्ट किया है। सरकार विपक्ष ने एफसीआरए बिल का राजनीतिकरण किया है, बेहतर होता विपक्ष बिल की कमियां बताता, मायावती ने कहा। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में मेंशन किया कि जिद यहां पर विपक्ष की थी और इसी की वजह से विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया है सुचारू रूप से। कई और बिल भी ऐसे थे जो विपक्ष रोक सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपने हंगामे, जिसकी वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही, उसकी वजह से उन बिलों पर चर्चा तक नहीं की या उस बिल पर कोई हंगामा तक नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने आपाधापी में पूर्ण बहुमत के साथ बिल को पास कर दिया। विपक्ष द्वारा संसद न चलने देने से बिल पास हुए हैं। विपक्ष सरकार अंदरूनी मिलीभगत लगती है। जेनजी वोटों के लिए सरकार और विपक्ष का स्वार्थ देखने को मिला। जेनजी वोट के स्वार्थ के लिए देश के मुद्दों की अनदेखी की गई, उससे ध्यान भटकाया गया। जेनजी के साथ अन्य मुद्दों को भी महत्व देना चाहिए था। विपक्ष ने स्वार्थ में चढ़ावा चोरी का मुद्दा तक नहीं उठाया, ये यहां पर मायावती की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि मायावती की तरफ से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्षी पार्टी अगर चाहती तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकती थी, जिसमें अयोध्या का मुद्दा था, लेकिन विपक्ष ने वो नहीं किया। जेनजी के साथ और जेनजी के सिर्फ उनको साधने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त कोशिश ये कर रही है कि जेनजी को साधा जा सके, अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि एफसीआरए संशोधन बिल, जिसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण बताकर अन्य विधेयकों की तरह इसे तुरंत पास कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि इस मुद्दे पर किसी तरह से विपक्ष हो हल्ला कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर कल हंगामा करता, उस पर बातचीत करता, चर्चा के लिए तैयार रहता और हंगामे की भेंट अगर कार्यवाही नहीं चढ़ती तो इन तमाम मसलों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चीजें क्लियर हो सकती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इनको अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का अर्थात इसके भ्रष्टाचार का मुद्दा भी संसद में उठाना चाहिए था, जिसे विपक्ष अपने हंगामे के चलते नहीं उठा पाया, राजनीतिक स्वार्थ में उसे पीछे कर दिया, जबकि इस पर संसद में चर्चा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में देश की जनता, सत्ता और विपक्ष के बीच इस समय संसद सत्र के दौरान भी चल रही उनके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाई से पूरी तरह से सचेत रहते हुए अपनी एकमात्र अंबेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति का जिक्र करती है, और उन्होंने कहा कि वो अब सड़कों पर उतरेंगे। इस बीच रामपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, यह बड़ा बयान है जिसको लेकर लगातार अब सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में। दरअसल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर फैसला लिया जाएगा। सभी कार्यकर्ता सरकार बनाने के लिए जुट जाएं और आजम खान को गृह मंत्री की उपाधि दी जा सकती है, यानी कि उनको पद दिया जा सकता है अगर कल को 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज होती है। तो शिवपाल यादव की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ चुका है, जहां उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि सरकार अगर बनती है 2027 के विधानसभा चुनाव में तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। तो यह बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें कि आजम खान अभी वैसे ही इतनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब आजम खान को गृह मंत्री बनाने को लेकर लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। और अब ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से जो ये बयान सामने आया, इसको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल इसे स्वीकार और इसे बेहद सराहनीय कदम बता रहे हैं। तो शिवपाल यादव की तरफ से ये जो बड़ा बयान सामने आया, आपको बता दें कि रामपुर जिला जेल में फिलहाल आजम खान यहां पर बंद है और ऐसे में शिवपाल यादव ने हाल फिलहाल में ही रामपुर जिला जेल पर जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये बड़ा दावा कर दिया। इनको अपनी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बने।
साथ ही हापुड़ कोर्ट पहुंचे हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। छिजारसी टोल प्लाजा फायरिंग कांड में अब गवाही होगी। कोर्ट में गवाही के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें कि 3 फरवरी 2022 का ये पूरा मामला है। हालांकि 2024 में भी इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी इस दौरान छिजारसी टोल प्लाजा फायरिंग को लेकर गवाही दे चुके हैं, लेकिन अभी ये पूरा मामला हल नहीं हुआ है। अब 3 फरवरी 2022 को ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई थी, जहां दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर काफिले को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर से गवाही देने के लिए यहां पर फिलहाल हापुड़ पहुंचे हुए हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। और गवाही के दौरान पूरे उस चीज सिनेरियो को यहां पर बताया जाएगा कि किस तरह से वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और इस दौरान क्या कुछ हुआ था, किसने फायरिंग की गई थी, क्योंकि अभी तक कुछ भी यहां पर क्लियर नहीं हुआ है। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार ये माना जा रहा है कि शायद इस बार कोई बड़ा फैसला भी आ जाए और इस पूरे मामले पर किसी तरह की यहां पर जो राहत है वो ओवैसी को मिलती हुई नजर आए, क्योंकि बार बार इस तरह से चक्कर काटना, बार बार गवाही के लिए सामने आना, निश्चित तौर पर ओवैसी को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर 3 फरवरी 2022 का ये पूरा मामला, जब दिल्ली नेशनल हाईवे लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर काफिले को निशाना बनाया गया था ओवैसी, और उस पर अज्ञात लोगों की तरफ से फायरिंग की गई थी। अब वो फायरिंग किसने की, कैसे की, इसको लेकर लगातार यहां पर विचार भी किया गया था। खूब जोरों के साथ सियासत 2022 में होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब एआईएमआईएम प्रमुख फिलहाल कोर्ट में गवाही के लिए पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद शायद मीडिया से रूबरू हो सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस फायरिंग कांड में सचिन शर्मा नाम का एक पंडित बताया जा रहा था और शुभम गुर्जर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा था, जो बाद में कानूनी प्रक्रिया और जमानत के तहत बाहर आ गए। अब ऐसे में अदालत में सुनवाई और ओवैसी की पेशी के मद्देनजर हापुड़ कचहरी परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल छिजारसी टोल प्लाजा फायरिंग कांड में किस तरह से जिक्र किया जाता है, क्या कुछ रखा जाता है, क्योंकि 3 फरवरी 2022 को जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर फायरिंग की गई थी। बात करते हैं बदायूं की, जहां पर उजानी कोतवाली क्षेत्र में जर्जर मकान ढहने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार की स्थिति रही। मकान गिरने की आवाज से पूरा इलाका गूंज गया। ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान जो मलबा यहां पर तब्दील हो चुकी है इमारत, उस मलबे से महिला का शव बरामद किया। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका के चलते पुलिस ने सर्च अभियान जारी रखा। साथ ही डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। साथ ही मेरठ के शहीद स्मारक में स्वच्छता अभियान के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब सफाई करने के बाद हाथ धोने के लिए पहुंचे कैंट के विधायक अमित अग्रवाल को नल से पानी ही नहीं मिल पाया। अब दरअसल बीजेपी के विधायक अमित अग्रवाल अपनी टीम के साथ स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक मेरठ कैंट में सफाई अभियान चलाने के लिए पहुंचे थे। झाड़ू लगाने के बाद जब विधायक हाथ धोने के लिए नल के पास पहुंचे तो टंकी की टोटी से पानी नहीं निकला। विधायक काफी देर तक मशक्कत करते रहे। काफी देर तक टोटी दबाकर पानी निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन नल से पानी नहीं निकल पाया। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सफाई अभियान के दौरान ही पानी की व्यवस्था न होने का ये वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक कितनी मशक्कत यहां पर कर रहे हैं और कई देर तक यहां पर विधायक की तरफ से मशक्कत की गई कि पानी की टंकी से किसी तरह से पानी निकल पाए, लेकिन अव्यवस्था का अंबार था। बात कुशीनगर की करते हैं, जहां रामकोला थाना क्षेत्र में कुछ दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की सभी वारदातों को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। घर से अकेले खेतों की तरफ जा रही थी, तभी कुछ दरिंदे मौके पर पहुंचते हैं और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पीड़िता का इलाज अस्पताल में जारी है। पता नहीं कौन आदमी ने इनका गिरफ्तार कर लिया।
हमको सजा होनी चाहिए। कैसे मालूम चला आप लोगों को? मालूम नहीं घर रही है तो मालूम चला। क्या हुआ था कपड़ा? घर के लोग बोला कि भाभी आइए घर रही तो कौन रीत का तू से सिया गए होगा तू पजामा भिजा इन पैरान होता है तो लेग भिजा। कहाँ ले गए थे आप लोग? हमको ना क्या बोले ना डॉक्टर? वो बोला डॉक्टर की ले जा अंदर में चेक करेंगे में चेक कर लिया बहुत ही ले जा जिला को हम सुना हो पाए जिला ले जाओ जिला को दवाई कर लो टाका होता। साथ ही सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत के गांधीनगर बौली टोला बस्ती में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। घर के अंदर लोहे की पाइप से दुपट्टे के सहारे शव लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान शकीना के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी है। फिलहाल परिजन जादू टोना और भूत प्रेत के आरोप लगा रहे हैं। अब इसको लेकर एक नई बहस भी पूरे इलाके में छिड़ चुकी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के वर्मा तिराहे के पास एक बार फिर से विद्युत विभाग की लापरवाही का मामला देखने को मिला। हाई टेंशन लाइन की तार टूटकर गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान करंट की चपेट में आकर फल विक्रेता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि देखिए कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और विद्युत विभाग की जो गंभीर लापरवाही है वो सीधे तौर पर देखने को मिल पाती है, जहां पर हाई टेंशन लाइन का जो तार है वो यहां पर टूटकर नीचे गिर जाता है और ठेले वाला जो फल विक्रेता होता है वो मौके से या अन्य लोगों के साथ दुकान यहां पर स्टॉल लगाई होती है, लेकिन जैसे ही तार टूटकर गिरती है तो फल विक्रेता उसकी चपेट में आ जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यह भी बताया जा रहा था कि कुछ अन्य लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो बाल बाल बचे हैं और ऐसे में ईश्वर का धन्यवाद यहां पर किया जा रहा है। लेकिन फल विक्रेता की जो मौत हुई है उसके बाद परिजनों के बीच रो रो कर बुरा हाल है, हड़कंप की स्थिति है। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर शव को कब्जे पर लिया गया। आगे कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जो परिजन है वो फिलहाल मांग ये कर रहे हैं कि विद्युत विभाग की लापरवाही से कई लोगों की ऐसी जान जा चुकी है। विद्युत विभाग को इस पूरे मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए या विद्युत विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, लेकिन अभी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अब ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब विद्युत विभाग की आलोचना की जा रही है, लेकिन जो फल विक्रेता की दर्दनाक मौत हुई है, परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। वहीं बागपत में 19 दिन से लापता दो दोस्तों के शव बरामद किए गए हैं। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर गणेश मंदिर में दोनों दोस्तों के शवों को दफन किया गया, जहां पुलिस ने रात 3 बजे मंदिर परिसर में खुदाई करवाकर दोनों के शवों को बाहर निकाला। दोनों दोस्तों के शव पूरी तरह से सड़ चुके थे। कपड़ों और घड़ी से दोनों की पहचान हो सकी है। वहीं पुलिस ने जांच की तो हत्यारोपी मंदिर का महंत फरार निकला, जहां पुलिस ने उसके 2 शिष्यों को हिरासत में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब इन्हीं शिष्यों ने शवों के मंदिर में दफन होने का बहुत बड़ा खुलासा किया, जहां दोनों दोस्त 25 जुलाई को बाइक से घूमने के लिए निकले हुए थे, पर घर जब वापस नहीं लौटे तो परिजन और पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। आशंका ये जताई जा रही है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर दोनों की हत्या कर दी गई। मामला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर चांदी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो देखिए, 2 दोस्त 25 जुलाई को अपने घर से निकले थे और जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंचते हैं तो परिजनों की तरफ से पुलिस में इतलाह किया जाता है, जानकारी दी जाती है और बकायदा पुलिस भी दोनों दोस्तों की यहां पर जांच कर रही थी कि आखिर दोनों दोस्त कहां हैं। लेकिन काफी समय बीत गया, जब उनका पता नहीं चला तो 19 दिन बाद एक बहुत बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा, जहां पर महंत की गिरफ्तारी करने के लिए गए, यानी कि जो महंत मंदिर का महंत था वो हत्यारोपी बताया गया।
उसकी गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस गई तो वो वहां से फरार निकला, लेकिन जो उसके शिष्य थे वो मौके पर ही मौजूद थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जब शिष्यों से यहां पर पूछताछ की गई तब ये खुलासा हुआ, शिष्यों की तरफ से कबूल किया गया कि महंत की तरफ से दोनों दोस्तों की हत्या कर दी गई। हालांकि अभी हत्या की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कपड़ों और घड़ी से दोनों शवों की पहचान हुई। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अवैध संबंध को लेकर किसी तरह का विवाद हुआ था, जिसके बाद इस बड़े जघन्य अपराध को महंत की तरफ से अंजाम दिया गया। बात करते हैं अब अगली खबर की, जो कि कुशीनगर से है, जहां विशनपुरा थाना क्षेत्र के नरवाहा डी में एक नाबालिग का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शव की शिनाख्त की जा रही है। अभी युवक की मौत किस वजह से हुई है, क्या कुछ वजह रही होगी, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जो युवक का शव मिला है इसकी हत्या हुई है या किसी तरह का कोई आत्महत्या है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बड़ा खुलासा होगा। संदिग्ध परिस्थिति में यहां पर शव मिला और जो शव मिला है वो पूरी तरह से सड़ चुका था। अब इसके साथ ही पुलिस यहां पर जब मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने सूचना दी, तब जाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना कि अभी पहले शव की शिनाख्त की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा कि हत्या की वजह क्या है। अगर ये आत्महत्या है तो उसी एंगल से जांच की जाएगी और अगर किसी ने हत्या करके शव को यहां पर फेंक दिया तो उस एंगल से यहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी मुख्य वजह क्या है, अभी इसको लेकर थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी में खुलासा हो सकता है। लेकिन मौके पर जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बहुत लंबा समय शायद यहां पर हो गया था कि कोई गुजर रहा था यहां पर राहगीर और उसको बदबू आने लगी, जिसके बाद उसने इस संदिग्ध परिस्थिति में शव को देखा और उसकी सूचना सीधा पुलिस प्रशासन को दी है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर लगातार तहकीकात कर रहा है। तो देखिए, कुशीनगर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं, जहां आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला और शव मिलने से पूरे इलाके में, पूरे गांव में फिलहाल हड़कंप की स्थिति है। अब ऐसे में जो ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे वो फिलहाल यहां पर पुलिस को सूचना दी गई। ये कुशीनगर विशनपुरा थाना क्षेत्र के नरवाहा डी में एक का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नाबालिग संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। डर और भय का माहौल भी बना हुआ है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शव की शिनाख्त की जा रही है। युवक की मौत की क्या कुछ वजह है अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले शव की शिनाख्त की जाएगी और उसी के आधार पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो आगे की कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या वो फैक्टर निकलकर सामने आता है कि हत्या आत्महत्या, जिसको लेकर अभी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, उसका पता लगाया जाएगा और उसी के बाद ये खुलासा होगा कि यहां पर किसी ने युवक की हत्या करके शव को फेंका है। अगर इस तरह के हालात, इस तरह की स्थिति रहती है तो पुलिस की तरफ से उसी हिसाब से कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। हत्यारोपी कौन है ये भी पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन फिलहाल आश्वस्त कर रहा है लोगों को कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन प्राथमिकता ये दी जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और प्राथमिकता एक और पुलिस प्रशासन की ये है कि शव की शिनाख्त की जाए, ताकि शव के बारे में जानकारी मिल पाए कि आखिर ये कौन है, कहां से आया, और इसके परिजनों को भी इतला किया जाए, उनको जानकारी दी जाए और फिर उनके परिजन इस बॉडी को ले जाएं और जो भी आगे की प्रक्रिया है उसे संपन्न कराई जाए। लेकिन नाबालिग का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मौके पर हड़कंप की स्थिति है।
पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में जैसे ही युवक का शव मिला तो मौके पर पहुंचे जो ग्रामीण जो आम लोग हैं वो फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर हड़कंप की स्थिति थी, थोड़ा डर और भय का माहौल रहा, जहां पुलिस को उन्होंने तुरंत सूचना दी और आपाधापी में जब पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है और ऐसे में पुलिस फिलहाल 2 एंगल के तहत जांच कर रही है कि यह हत्या थी या आत्महत्या थी। अगर हत्या है तो अज्ञात युवक कौन है या अज्ञात लोग कौन हैं जिन्होंने हत्या की और शव को यहां फेंक दिया, और अगर आत्महत्या भी की है तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही है, यह भी पुलिस की तरफ से पता लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि शव की शिनाख्त हो सके, ताकि शव किसका है, ये युवक कौन है, कहां से आया, इसके परिजन कौन है और इसके बारे में जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो यहां पर पुलिस की तरफ से निकाली जा सके, ताकि परिजनों को इतला कर दिया जाए, उनको जानकारी दी जाए और परिजनों की तरफ से बकायदा इस पूरे मामले पर यह बताया जाए कि आखिर क्या कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से युवक घर से तो निकला होगा लेकिन घर तक अभी तक नहीं पहुंचा और परिजनों ने कई शिकायत दर्ज कराई या नहीं कराई। ऐसे तमाम चीजें, तमाम पहलू हैं जिसको आधार को बनाकर पुलिस लगातार कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा रही है। और चलिए, तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।